आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये बात जान लेना जरूरी है कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग पुस्तकों में आप इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को अलग अलग नामों से पाएंगे, तो इससे हमें भ्रमित नहीं होना है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या। किसी भी अणु को हम किसी अक्ष के जरिए घुमाएं और तत्पश्चात उसके लंबवत किसी तल से उसका रिफ्लेक्शन देखें और हमारा मॉलिक्यूल इस ऑपरेशंस के बाद भी पहले वाली संरचना के समान ही दिखाई दे, तो हम इसे कहेंगे कि इस अणु में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन उपस्थित है। इसे Sn से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे चित्र में टेट्राहेड्रल AB4 मॉलिक्यूल दिखाया गया है। सर्वप्रथम इसको हम C4 अक्ष, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो स्थिति प्राप्त होगी वह दूसरे चित्र में दिखाया गया है। अब इस घूर्णन के पश्चात हम इस घूर्णन अक्ष के लंबवत एक तल के रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद प्राप्त संरचना को चित्र 3 में दिखाया गया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि चित्र 1 और चित्र 3 में कोई विभेद नहीं किया जा सकता। इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमने पहले C4 अक्ष के जरिए घूर्णन किया, फिर उसके लंबवत सिग्मा H प्लेन से हमने रिफ्लेक्शन किया। अतः यह S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। यहाँ दोनों चित्र में C2H2Cl2 की संरचना अलग अलग ढंग से दर्शाई गई है। पहले हम ऊपर के चित्र की तरफ कंसंट्रेट होते हैं। उसमें लाल रंग से हमने अक्ष को ड्रॉ किया है और 180 डिग्री से उसको घुमाया जा रहा है। जब हम इस संरचना को 180 डिग्री के कोण से घुमाते हैं तो हमें दूसरी संरचना प्राप्त होती है। चित्र में यह स्पष्ट है कि दोनों हाइड्रोजन ने और दोनों क्लोरीन ने अपना स्थान बदल लिया है। अब इस घूर्णन अक्ष के लंबवत तल से, जैसा चित्र में दिखाया गया है, हम इसका रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें जो अंत में संरचना दिखाई गई वो प्राप्त होती है। यहाँ यह स्पष्ट है कि पहली और दूसरी संरचना को एक दूसरे से विभेद नहीं किया सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने C2 एक्सिस के जरिए घूर्णन किया था, उसके बाद रिफ्लेक्शन किया था। अतः यह हमारा S2 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ यह चीज नोट करने योग्य है कि S1 एक्सिस का अस्तित्व नहीं होता है। अभी हमने पहले चर्चा की कि C और सिग्मा दोनों का कॉम्बिनेशन ही इम्प्रॉपर एक्सिस है। अतः S1 क्या हो गया? C1 और सिग्मा। C1 का अर्थ यह हुआ कि हम किसी चीज को 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। 360 डिग्री से रोटेट करने को E कहा जाता है। तो S1 हो गया E कंबाइन विद सिग्मा, और जब E किसी के साथ कंबाइन होता है नेट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, अतः यह हो गया सिग्मा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है S1 इक्वल्स टू सिग्मा। अतः S1 का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ रिफ्लेक्शन के तुल्य है। अब हम CH4 मीथेन की ज्यामिति की बात करते हैं। यह चित्र में मीथेन के अणु की ज्यामिति दिखाई गई है और पहले एक अक्ष दिखाया गया है
जिसके जरिए हम इसको 90 डिग्री से घुमाते हैं। तो जो संरचना प्राप्त होगी वो बीच के चित्र में दिखाई गई है। इसके बाद में इस अक्ष के लंबवत तल को, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हम रिफ्लेक्शन करते हैं। तो जो चित्र 3 में संरचना दिखाई गई है वह संरचना प्राप्त होती है। यहाँ भी यह स्पष्ट है कि चित्र 1 और चित्र 3 में विभेद नहीं किया जा सकता। अतः CH4 के मामले में यह इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि पहले यहाँ हमने 90 डिग्री के जरिए घूर्णन किया था, अतः यह C4 एक्सिस हुआ। उसके बाद में सिग्मा H प्लेन के जरिए हमने रिफ्लेक्शन किया था, अतः इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा हो गया S4। स्टेगर्ड इथेन का चित्र यहाँ दिखाया गया है। ऊपर जो हरा चित्र दिखाया गया है उसमें पहले हम C6 ऑपरेशन करते हैं तो हमें संरचना 2 प्राप्त होती है। उसके बाद में उस C6 अक्ष के लंबवत जो तल है उसके जरिए रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें संरचना 3 प्राप्त होती है। संरचना 1 और संरचना 3 में विभेद नहीं किया जा सकता। नीचे जो चित्र दर्शाए गए हैं लाल बैकग्राउंड में, उसमें हमने पहले सिग्मा H ऑपरेशन किया है तो उसे हमें बीच वाला चित्र प्राप्त हुआ है, और उसके पश्चात हमने C6 ऑपरेशन किया है तो हमें तीसरा चित्र प्राप्त होता है। दोनों ही चित्रों में ऊपर जो हरा चित्र दिखाया गया है और नीचे जो लाल चित्र दिखाया गया है, दोनों ही चित्र S6 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को दर्शाते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ऑपरेशंस में पहले किस ऑपरेशंस को किया जाए यह कोई मायने नहीं रखता। अतः Sn इक्वल्स टू सिग्मा H Cn या Cn सिग्मा H। यहाँ जो हम स्टेगर्ड इथेन के संरचना की बात कर रहे थे, वहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में Cn का पृथक से अस्तित्व है और सिग्मा H का पृथक से अस्तित्व है, तो यह आवश्यक है कि उसमें Sn भी उपस्थित होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी अणु में Cn अक्ष उपस्थित है तथा उससे लंबवत हॉरिजॉन्टल प्लेन भी उपस्थित है, तो यह आवश्यक है कि उसमें इम्प्रॉपर अक्ष भी उपस्थित होगा। लेकिन यह कहा जाए कि किसी मॉलिक्यूल में, किसी ज्यामिति में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन उपस्थित है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर का Cn और सिग्मा H उपस्थित है। पहले चित्र में देखते हैं कि स्टेगर्ड इथेन में C6 एक्सिस का पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का भी इस अणु में अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे कि हम यहाँ S6 कहेंगे, उसका अस्तित्व यहाँ है। तो मैं पुनः आपको एक बार बता दूं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में Cn अक्ष अलग से और सिग्मा H अलग से विद्यमान है, तो उस मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर उपस्थित होगा। लेकिन इसके विपरीत यह कहा जाए कि यदि किसी मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन Sn उपस्थित है, तो यह जरूरी नहीं है कि Cn और सिग्मा H का अलग से कोई अस्तित्व हो। अब हम बात करते हैं कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन Sn से कुल कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं। यहाँ हमें यह याद रखना होगा कि Sn में जो n जो एक्सिस का ऑर्डर है वह सम है या विषम है, उस पर निर्भर करेगा कि Sn से कुल कितने ऑपरेशन हो सकते हैं। यदि n सम संख्या है
n अगर इवन है तो हमें Sn से कुल n ऑपरेशंस प्राप्त होंगे। यदि Sn इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन का जो n है वह विषम संख्या है तो हमें कुल 2n ऑपरेशंस प्राप्त होंगे। इसे हम दो अलग अलग उदाहरणों से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं S6 का, S6 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का। यहाँ इसका ऑर्डर 6 है, 6 यानी कि सम संख्या है। इस S6 के जब अलग अलग ऑपरेशंस कर जाए, जैसे कि यहाँ दर्शाए गए, पहला ऑपरेशन S6 है, दूसरा S62, इसका अर्थ ये हुआ सिग्मा H2 C62। सिग्मा H2 को हम E लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्लेन को 2 बार ऑपरेट करने पर हमें E प्राप्त होता है। और C62 को C3 लिखा जा सकता है और EC3 की कॉम्बिनेशन को C3 लिख सकते हैं। नट शेल में ये कहा जा सकता है S62 का अर्थ हुआ C3। इसी तरह से S63 का अर्थ हुआ सिग्मा H3 C63। सिग्मा H3 हो गया सिग्मा H, क्योंकि सिग्मा H2 तो E हो गए, एक सिग्मा और बच गया। C63 का अर्थ हो गया C2। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा S2, जो कि बराबर होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन के। इसी प्रकार से S64, S65 और S66 बताया गया है। S66 का अर्थ हुआ सिग्मा H6 C66। सिग्मा H6 हो गए E और C66 भी E, और E का कॉम्बिनेशन E हो गया। अतः हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Sn, जिसमें कि n सम संख्या है, हमें n अलग ऑपरेशंस प्राप्त होते हैं। दूसरा, कि जब कभी किसी भी मॉलिक्यूल में Sn अक्ष उपस्थित है तो Cn/2 अक्ष जरूर उपस्थित होगी। यहाँ ऊपर उदाहरण में आप देख पाएंगे कि S6 में C3 अक्ष का अस्तित्व नजर आ रहा है। तो अगर ये Sn होगा तो Cn/2 का अस्तित्व अवश्य होगा। अब हम उदाहरण लेते हैं S5 का, जहाँ की ऑर्डर विषम संख्या है। यहाँ हमने अलग अलग पंक्तियों में सारे ऑपरेशंस बताए हैं। पहला ऑपरेशन हुआ S51, ये हो गया सिग्मा और C5 के तुल्य, जिसे कि S5 कहेंगे। S52 जो कि सिग्मा 2 CF52 हो गया, सिग्मा 2 E हो गया तो CF52 बच गया। ठीक इसी तरह से S53 सिग्मा 3 CF53 हो गया, तो सिग्मा H C53 हो गया। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जब S510 होगा वह होगा सिग्मा 10 C510, सिग्मा 10 E हो गया, C510 भी E हो गया, E और E कॉम्बिनेशन E हो गया। तो इस प्रकार से S5 से जब 10 बार ऑपरेशंस किए जाएंगे तब हमें E प्राप्त होगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Sn में जब भी n एक विषम संख्या है तो हमें कुल 2n ऑपरेशंस प्राप्त होंगे, जैसे कि S5 के उदाहरण में हमें 10 ऑपरेशंस प्राप्त हुए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, उससे अलग अलग क्या ऑपरेशंस प्राप्त होते हैं, और Sn में n के सम संख्या और विषम संख्या होने पर क्या क्या परिणाम होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना।